हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एक्सरेज के बारे में जो कुछ था सब कुछ पढ़ लिया था। उसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था और उसके पहले क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। आई होप, आई डोंट नो बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन ये हमारा लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं। जनरली ये पहला टॉपिक होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको लास्ट में एकदम मॉडर्न फिजिक्स के एंड में पढ़ा दूं। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन उसके बाद एक न्यूक्लियर फिजिक्स भी बाकी है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से सम ऐसे कई बार कई कई बुक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ डिफरेंट चैप्टर, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बाद फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, और जिसका नाम रख रहे हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब इसका मतलब क्या है? फोटो इज रिलेटेड टू फोटोन, इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, एंड इफेक्ट मतलब इफेक्ट। ठीक है, तो फोटोन का इलेक्ट्रॉन वाला इफेक्ट कुछ है, मतलब फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कुछ समझ देखेंगे क्या होता है। पहले सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन को एमिशन यानी कि एमिट कैसे करवा सकते हैं किसी भी सरफेस से। अब जो हम लोग डील करेंगे यहां पर, जैसे एक्सरेज में हम एटम से डील कर रहे थे मोस्टली, एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में एटम लेवल पे डील कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के में भी एटम लेवल पे डील कर रहे थे। लेकिन अब हम जब बात करते हैं तो हम एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करते हैं, हम एज अ होल एक मेटल प्लेट की बात करते हैं। ठीक है, एक मेटालिक सरफेस की बात करते हैं। डजंट हैव टू बी अ मेटालिक प्लेट, मेटालिक सरफेस होना चाहिए बस। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिशन हम लोग को करवाने का मन है इस मेटालिक प्लेट से, तो करवाने का तरीका क्या होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्यों है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन? मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसमें एटम्स है, एटम्स से तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना। लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली अलग टाइप के एटम्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें पर्टिकुलरली अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम मेटेलिक सरफेस की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एटम के साथ बहुत क्लोजली नहीं जुड़े हुए होते हैं, वो अपनी जगह से इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आप बाहर नहीं आ सकते ऐसे आसानी से कि खुद से बाहर चले गए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो वो एटम्स से लूजली बाउंडेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर तुम क्रिस्टल नेचर कुछ पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, आई डोंट नो, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बट हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये घूम सकते हैं इधर से उधर मेटेलिक सरफेस के अंदर ही। अब अगर ये फ्रीली बाहर नहीं आ सकते तो क्या बाहर ही नहीं आ सकते? नहीं, बाहर आ सकते हैं, पर मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत कितनी करना पड़ेगी? मेहनत क्यों करना पड़ेगी? तो मेहनत क्या करना पड़ेगी कि तुम्हें इनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता है तो वो फाई नाम की एक एनर्जी यूटिलाइज करेगा। नाम रख दिया मैंने उस एनर्जी का, क्या? फाई। फाई नाम की एक एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है बाहर निकलने में। सिर्फ बाहर निकलने में, फिर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है, फाई नाम की एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इट यूटिलाइजेस फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यूटिलाइजेस फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब, यूटिलाइजेस फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी सिर्फ निकलने में। उसके पास पहले जितनी भी हो, पहले कितनी भी हो उसके पास, पहले उसके पास 10 हो, पहले उसके पास 10 हो, 10 क्या, अरे होगी कुछ, तुम्हें क्या करना। पहले उसके पास 10 एनर्जी हो, लेकिन उसमें से कितनी बाहर निकलने में यूटिलाइज हो गई? 5, तो बची कितनी? 10 - 5। ठीक है, तो अगर एक जनरल बात करूं मैं, तो जनरल बात करूं तो मैं बोलूं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी मिल गई थी, कहीं से मिल गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से ई एनर्जी मिल गई थी यहां पर, और जैसे ही उसको ई एनर्जी मिली थी वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन बाहर निकलने में कितनी यूटिलाइज हुई? 5 यूटिलाइज हुई। तो मुझे बताओ बची कितनी, कितनी एनर्जी होगी जब ये बाहर आएगा? तुम बोलोगे बाहर आने पर इसकी एनर्जी होगी E - 5, वेयर फाई इज अ वैल्यू, वेयर फाई इज अ वैल्यू। और अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि बताओ मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी दी, सोचना, बताओ मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी दी, लेकिन ई की वैल्यू 5 से कम है, ई की वैल्यू 5 से कम है, तो क्या ये बाहर आ पाएगा? तो आंसर दोगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि 5 तो उसको चाहिए यूटिलाइज करने के लिए। अगर तुमने इसको 5 दी, एग्जैक्टली 5 दी, तो क्या होगा? तो बाहर आ जाएगा। 5 की 5 पूरी की पूरी यूटिलाइज कर देगा और बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रुक जाएगा। क्यों? कुछ बचा ही नहीं उसके पास। जितनी थी पूरी लगा दी उसने बाहर निकलने में, तो ऊपर आने के बाद, बाहर निकलने के बाद कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो बाहर निकलने के बाद कितनी बचती है? E - 5 बचती है। और दिस
is in the form of kinetic energy, तो हम लिख देते हैं kinetic energy of the electron after coming out is E minus 5। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे की चीज पहले से बता रहा हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिन चीजों में बच्चों को दिक्कत है ना, वो पहले खत्म कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम्हें, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी मिली, फाइव उसने यूटिलाइज कर ली बाहर निकलने के लिए, तो बची उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी, के ई इक्वल टू ई माइनस फाइव। अब एक और टर्म यहां पर यूज करा जाता है, के ई की जगह के ई मैक्स यूज करा जाता है। अब ये मैक्स वर्ड क्यों आ गया, के ई तो बता रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो के ई मैक्स क्या बता रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे कम भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ, इससे कम इसलिए पॉसिबिलिटीज है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होता है ना, तो कई बार क्या होता है, ये रास्ते में कहीं ना कहीं एक एटम से टकरा जाता है। ये क्योंकि एटम्स ही बहुत सारे हैं ना इसमें, तो क्या होता है, कई बार रास्ते में निकलते निकलते एक एटम से और टकरा जाता है, तो वैसे ही तो बेचारे की फाइव जा रही थी, थोड़ी बहुत और चली जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी से टकराए सीधा सीधा बाहर आ जाता है, उसकी एनर्जी होती है ई माइनस फाइव। यानी कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे जिनकी मैक्सिमम है ना, वो ई माइनस फाइव है। जो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं ना, वो ई माइनस फाइव है। उससे कम वाली पॉसिबिलिटीज बहुत होंगी, बहुत सारी होंगी, उससे कम वाली पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी। कौन इलेक्ट्रॉन कितने एटम से टकरा के बाहर निकल के आ पाया है, उसके बेसिस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होगी। ई माइनस फाइव फाइव से ई माइनस फाइव से छोटी कोई भी वैल्यू, छोटी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ई माइनस फाइव। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन तुम्हें क्या डिनोट कर रहा है, इसको समझ लेते हैं अपन अच्छी तरीके से। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी समहाउ प्रोवाइड करवा दें, कैसे करवाएंगे वो बात की बात है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी समहाउ प्रोवाइड करवा दें, बाहर निकलने में वो यूटिलाइज करता है फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बाहर निकलने के बाद मैक्सिमम कितनी बच सकती है, ई माइनस फाइव। तो सबसे पहले तो यही चीज को खत्म कर लेते हैं। तो इस चीज को तुम नोट करो, मैं बोलता जा रहा हूं तुम लिखते जाओ। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं तुम लिखते जाओ। तुम लिखो, तुम लिखो, लिखो, देखो, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, there are free electrons on a metallic surface, there are free electrons on a metallic surface which can leave the surface of the metal, which can leave, there are free electrons on a metallic surface, electrons के बारे में बात हो रही है, which can leave the surface of the metal, which can leave the surface of the metal, which can leave the surface of the metal, तो स्टॉप लगा लिखो, देखो, while coming out of the metal, while coming out of the metal, while coming out of the metal, they utilize, they utilize they utilize ऐसे लिख लेते हैं अपन, क्योंकि आपसी की बात है, बुक तो लिख नहीं रहे कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही लैंग्वेज में लिखें। फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी दे यूटिलाइज, फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी, बुक तो छापना नहीं है अपन को, थोड़ी बहुत अंग्रेजी इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दे यूटिलाइज फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे यूटिलाइज फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे यूटिलाइज फाइव अमाउंट ऑफ एनर्जी फुल स्टॉप लगा के यहीं पर लिख देते हैं अभी अपन। देखो, द वैल्यू फाइव डिपेंड्स ऑन the type of metal used. The value phi depends on the type of metal. The value phi depends on the type of metal
and is called and is called and is called and is called work function of the metal, and is called work function of the metal. तो जो मेटल यूज किया ना उस पर डिपेंड करती है वैल्यू, और ये कहलाती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं करी है अपन ने। फाई एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने में, बस इतनी बात करी है अपन ने। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं, अब उसके बाद लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी ई, if an electron receives energy capital E, if an electron receives energy capital E, if an electron receives energy capital E, then after utilizing then after utilizing phi energy then after utilizing phi energy while coming out then after utilizing phi energy while coming out, after utilizing phi energy while coming out, the energy of the electron will be the energy of the electron can be E minus phi. The energy of the electron can be E minus phi. The energy of the electron can be E minus phi. होगा कि नहीं होगा वो लिखवा रहा हूं मैं। The energy of the electron can be E minus phi. The energy of the electron can be E minus phi, or any value lesser than 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 E minus phi, depending on, or any value lesser than E minus phi, depending on the collisions that it might have, depending on the collisions that it might have with atoms, depending on the collisions that it might have with atoms. फिर लिखना फुल स्टॉप लगा के, दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कमिंग आउट, दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कमिंग आउट, this energy appears in the form of kinetic energy of the electrons after coming out. This energy appears in the form of kinetic energy of the electrons after coming out. Okay. Okay. This energy appears in the form of kinetic energy of the electron after coming out. फिर उसके नीचे लिखना के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल हो गई ना, क्योंकि ई माइनस फाइव से कम सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ई माइनस फाइव तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो हम बोल रहे हैं ये दिस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट। अच्छा, फाई क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, फाई इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अच्छा, कोई बोले डिफाइन करो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस। ये भी सही है डेफिनेशन। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी कई बार इसकी बोल दी जाती है, खुद से सोचना सही है कि गलत है। ठीक है, समझ ही जाओगे तुम, सही है, खुद से सोचना। लेकिन दूसरा डेफिनेशन एक तरीके से ऐसे लिख दिया जाता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन
The minimum amount of energy required by the electron to come out of the surface is called work function of the metal. समझो, the minimum amount of energy required by the metal by the electrons to come out of the metal surface is called work function of the metal. और सिंपल चीज ना, फाई अमाउंट यूटिलाइज करने वाले हैं, तो फाई से कम दोगे तो बाहर आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो फाई से कम में बाहर नहीं आ पाएंगे, तो कितने में बाहर आ पाएंगे? फाई। फाई से ज्यादा में आ जाएंगे, फाई से कम में नहीं आ पाएंगे, तो मिनिमम क्या हुआ? फाई। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सर्फेस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है ना? ठीक है। तो यहां पर अपन एक चीज और लिख सकते हैं, इफ ई इज लेस देन फाइव, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। लिख दो इसके नीचे, इफ ई इज लेस देन फाइव, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। इफ ई इज लेस देन फाइव, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। ठीक है? इफ ई इज लेस देन फाइव, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा, ये पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आया हो समझ में, बहुत ही आसान चीज चली ये सब। ठीक है ना? चैप्टर ही बहुत आसान है, वैसे ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी टफ है, एक्सरेज भी एक्चुअली बताऊं तो इससे टफ है। मतलब एक्चुअली एक्सरेज टफ नहीं है, लेकिन सोचो इससे टफ बोल रहा हूं, मतलब ये कितना आसान होगा। ठीक है? समझ लो। चलो, अब बात आती है, क्वेश्चन पूरा अपन का कहानी खड़ी हो जाती है कि केई मैक्स तो निकालने वाली चीज है, ये तो बताया जाएगा आखिरी में कि कितना हुआ। फाई तो कांस्टेंट चीज है, बचा क्या? ये ई। ई कैसे दोगे? एनर्जी, ये क्या बात हो रही थी कि इफ ई एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास ई एनर्जी आया, फाई इसने यूटिलाइज करी, बाहर निकलने के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बात है ये ई कहां से आती है, तो यही हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन एमिशन में चार तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, मतलब ये एनर्जी ई प्रोवाइड करी जा सकती है। तो सिंपल चीज ये है, टू प्रोवाइड एनर्जी ई, टू प्रोवाइड दिस ई। सिंपल चीज मैं ये बता रहा हूं यहां पर कि टू प्रोवाइड दिस ई। ई किसको बोला अपन ने? एनर्जी जो अपन लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कैसे कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है, बस वही अपन को इसके अंदर पढ़ना है। पहला तरीका होता है थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है? देखते जाओ, बहुत सिंपल चीज है। दूसरा तरीका होता है फील्ड एमिशन, बोल दो। ठीक है? तीसरा जो तरीका होता है वो होता है सेकेंडरी एमिशन, बोल दो। ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। चौथा जो तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तुम समझ ही गए होगे कौन सा पढ़ेंगे इन सब में से हम। ये नाम देखा चैप्टर का, ये नाम देखे चारों, समझ में आ गया, अरे ये पढ़ना है। ठीक है? तो ये सब क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ हम बेसिक समझ लेंगे, हम समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ मतलब समझने के लिए कि थर्मोआयनिक एमिशन का मतलब क्या है, फील्ड एमिशन का मतलब क्या है, सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, और फिर मतलब के बाद इसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? चलो, तो थर्मोआयनिक एमिशन से स्टार्ट करते हैं। थर्म वर्ड से ही तुम समझ गए होगे कि दिस इज रिलेटेड टू हीट। तो सिंपल चीज है, थर्मायोनिक एमिशन मतलब ये है कि हम जो ई एनर्जी ये प्रोवाइड करने वाले हैं, ये किसके फॉर्म में करने वाले हैं? हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दिस एनर्जी ई इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जब हीट के फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है? हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, गैस पार्टिकल्स, जितनी भी अपन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब अपन इनको हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके अपन देखते हैं, तो अपन को वो हीट एनर्जी किस फॉर्म में दिखती है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ऐसे होता है ना, जब हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो इस टाइप की चीजें थी कि जब भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते थे, यानी कि अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आते थे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता था, तो वो जो टेम्परेचर चेंज होता था वो किस फॉर्म में हमें दिखता था? पार्टिकल्स में, गैस पार्टिकल्स में। गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखता था, गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी। ठीक है? तो उसी तरीके से जब तुम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी या एनर्जी आ जाएगी। अब वो एनर्जी ई होगी, फाइव वो यूटिलाइज करेंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक है? तो सिंपल चीज ये है यहां पर कि थर्मोनिक एमिशन में तुम बोल सकते हो कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ी लिखूंगा पूरा पूरा। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हीट।
ठीक है। और जैसे हीट एनर्जी के फॉर्म में उसको मिल जाता है तो बाहर आ जाता है। अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे 5 से कम, कहानी सेम। अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे 5 से ज्यादा, कहानी सेम। तो सिंपल चीज है, तुम्हें ये याद रखना है कि मैंने जो बोला कि एनर्जी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान काम है। अच्छा, एक काम करें, इसको भी एक काम करें, डायग्राम में बनाएं, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में फिर। एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या करें? हीट दे देते हैं इसे। हीट कैसे देंगे? हीट जनरली अपन सिर्फ लिख देते हैं क्यू। क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको दी। ठीक है, हीट दी। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ठीक है। ठीक है। फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है? फील्ड एमिशन का मतलब होता है कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड है। इसका क्या मतलब है? एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। क्या क्या फील्ड सुनी है तुमने बचपन से आज तक? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? यहां पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो क्या किया जाता है यहां पर? इस डायरेक्शन में लेट से मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार ये तो ई लिख दिया मैंने, ई तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिख देना। ई तो हमारा एनर्जी है। ठीक है। तो अगर हमने नीचे वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोवाइड करवा दिया, अब मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन को किस तरफ फोर्स फील होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो सोचो, एक इलेक्ट्रॉन को किधर फोर्स फील होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो बने हुए हैं इनको कहां फोर्स फील होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फोर्स फील होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां फोर्स फील हो रहा होगा? ऊपर की तरफ। हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, ये बाहर ना आ पा रहे हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, एक टाइम तो जरूर ऐसा आएगा कि फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी तुम जज कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस की तरह जज करोगे तो तुम्हें एनर्जी भी क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, हाँ हाँ, कैसे? वो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला था ना, कि अगर चेंज इन पोटेंशियल होता था डेल्टा वी और क्यू चार्ज होता था तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था क्यू डेल्टा वी। यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करी जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है इन द बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बस इतना लिख लेना, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी लिख लेना ज्यादा है तो, कि द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अपन का जनरल स्टेटमेंट है, ये यहां लिखने की जरूरत नहीं, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था कि फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं ना कहीं सुना होगा नेगेटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगता है, उससे रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। सिर्फ अपन को बेसिक डेफिनेशन इनकी समझना है, और उससे ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है। तो बस एक बार मैं बता रहा हूं, मैं नहीं भी बताऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है पता है? कि अपन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। हम इनको फेंक के मार देते हैं कुछ न्यूट्रॉन्स। जरूरी नहीं है वैसे न्यूट्रॉन्स मारे, कोई और पार्टिकल्स भी मारे जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन एमिशन नहीं रखा है, सेकेंडरी एमिशन रखा है। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनको हम यहां पर फेंक के मार सकते हैं। होगा क्या? ये है हमारे पास जनरली न्यूट्रॉन्स की बात करी जाती है। न्यूट्रॉन्स को फेंक के मार दिया। ठीक है। न्यूट्रॉन्स फेंक के मार दिया इस मेटल प्लेट पे, तो क्या होता है? कुछ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और कोलिजन होता है। किस किसका? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। जब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी ई को वो यूज करके अपने हिसाब से जैसा भी उसको बाहर आना है वो आ जाता है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने? मैंने बोला मैंने बोला कि, अच्छा तुम लिखोगे, मैं थोड़ी लिखूंगा। मैंने बोला कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन विथ न्यूट्रॉन्स। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन विथ न्यूट्रॉन्स। Energy is provided by collision with neutrons.
और जब ये न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन से जाके, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई, और इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई तो वो क्या करेंगे, वो बाहर आ गए। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सीधा बाहर आए, बाहर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो ऐसा भी जा सकता है। ठीक है, तो लगता है इधर भी चला जाए, एक और बना लेते हैं चलो। ठीक है, तो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन विथ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सिर्फ हमें इनकी डेफिनेशन समझना थी, इससे ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं था इन तीन तरीके के एमिशन से। चौथे पे आते हैं और इसको बहुत सारा समझ आएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब ये होता है, यहां पर तो सिर्फ डेफिनेशन ही देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे बाकी की चीजें। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटेलिक प्लेट में, तो हम क्या करेंगे, हम इनको फेंक के मारेंगे लाइट। लाइट सीधी गिराता हूं मैं, हम इस पे लाइट गिराएंगे। अब तुम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो कि लाइट जो होता है, लाइट जो होता है दैट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी होती है, कितनी होती है, ये एच एफ या एच न्यू बोल दो या एच सी बाय लैम्डा, ये होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, इसको हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज कर चुके हैं, बिल्कुल उसी टाइप की चीज हो रही है यहां पर भी। हम लोग कहां यूज कर चुके हैं, जैसे इमेजिन करो, जब हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की, तो हम लोग ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे थे कि एक फोटोन आया लाइट का, और इलेक्ट्रॉन ने खाया, तो इलेक्ट्रॉन ने खाया तो उसने क्या किया, वो बाहर गया, बाहर नहीं गया था, उसने क्या किया था, उसने एक्साइटेशन किया था। इक्वल टू 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 2 से 4 में जा सकता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, वो फोटोन खा के ऊपर आ सकता है, मतलब एक्साइटेशन कर सकता है। ई का ई पूरा खा जाता है और फिर एक्साइटेशन कर सकता है। आयोनाइजेशन भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि अगर मान लो कोई से भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसने एक फोटोन खाया, तो वो बाहर भी आ सकता है ना। तो वही चीज वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है कि फोटॉन्स यहां से आए, और इस बार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के आसपास नहीं घूम रहे, कोई बात नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स को खाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स को खाएंगे, और फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर आएंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फोटॉन्स को खाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर आएंगे। तो हम सीधा लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, क्या लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड, एनर्जी इज प्रोवाइडेड, energy is provided to an electron, टू एन इलेक्ट्रॉन। सर एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, मैं स्पेसिफिकली एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कौन एनर्जी दे रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन बाय वन फोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने, बहुत जरूरी चीज बोली है मैंने। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन बाय वन फोटोन। मैंने ये नहीं बोला कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू टू इलेक्ट्रॉन्स बाय वन फोटोन, एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वन फोटोन, ये नहीं बोला मैंने। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वन फोटोन का मतलब क्या हो जाता, एक फोटोन तीन को एनर्जी दे रहा है। मतलब मान लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट से हमारे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर मैं बोलूं कि इसने तीन को एनर्जी दी, तो कितनी कितनी दी होगी, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 2 2 2, कुछ भी इस टाइप की दे दी, चलो 1 2 3 मान लिया। ठीक है, क्योंकि कहीं से ऐसा तो है नहीं कि बराबर ही देना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय वन फोटोन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता कि एक फोटोन डिवाइड हो रहा है, पर फोटोन डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला है एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, वन भी कर सकते हो, एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू वन इलेक्ट्रॉन बाय वन फोटोन। ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू वन इलेक्ट्रॉन बाय वन फोटोन। अच्छा, ऐसा भी नहीं बोला मैंने, सुनो, ऐसा भी नहीं बोला मैंने, और सुनो, ये तो नहीं बोला मैंने कि एक फोटोन दो तीन को एनर्जी दे रहा है, चलो ठीक है, पर मैंने ऐसा भी नहीं बोला, पर मैंने ऐसा भी नहीं बोला, गौर से पढ़ो उस चीज को, ऐसा भी नहीं बोला कि एक फोटोन अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, एक और फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और इन दोनों ने मिलके एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी हो, ऐसा भी नहीं बोला। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू वन इलेक्ट्रॉन बाय टू फोटॉन्स, बोला क्या? बाय सेवरल फोटॉन्स बोला, बाय मेनी फोटॉन्स बोला, नहीं बोला, क्या बोला?
बाय वन फोटोन। क्यों बोला? क्योंकि दो फोटोन मिलके भी एक को एनर्जी नहीं दे सकते, एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, इससे ज्यादा का कोई अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, फ्लाइट जब गिराते हैं तो फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो फोटॉन्स जब गिरते हैं तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको समझ लेना। तो ऐसे करके हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा सकते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं तुम लोग थर्मायोनिक एमिशन पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो? जब हम लोग एक्सरेज की बात कर रहे थे तो मैंने तुम लोग को बताया था कि वो हीट अप होके उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, याद है? वो जो कॉइल लगी थी, जो हम लोग ने कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके अंदर जो कॉइल लगी थी वो कॉइल हीट अप होती थी और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। ठीक है, उसी तरीके से फील्ड एमिशन को भी हम सोच चुके हैं, फील्ड एमिशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं एक्सरेज में, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं एक्सरेज में, तो भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द कॉइल बढ़ जाते हैं। ऑल्दो हीटिंग अपन उतने ही रख रहे हैं, लेकिन जब भी हम ये बढ़ा देते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कूलिज ट्यूब बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है तो कॉइल में से फील्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो फील्ड एमिशन भी होने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें एक्सरेज में देखने को मिली थी। ठीक है, वो हमने कभी नहीं देखी है, और अब हम ये देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्चुअली देख लिया, बस इतना ही था, खत्म, फर्स्ट कोर्स खत्म, चैप्टर खत्म। नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है। कि फोटोन आएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, कितना काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, कितना काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ सकता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट विल बी इक्वल टू E माइनस 5। ई इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन, बाय वन फोटोन टू वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो ई एनर्जी होगी वो किसकी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन। जब ई एनर्जी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ऐसा लिख लो। अब इसके नीचे इसको, क्योंकि अपन को ज्यादा पढ़ना है इसलिए प्रॉपर लिख लेते हैं, इसको लिखो, लिखो, देखो, इफ ई इज द एनर्जी of photons falling on the metal surface, if E is the energy of photons falling on the metal surface, then energy consumed by one electron will also be E. Then energy consumed by one electron will also be E. Okay? Energy consumed by one electron will also be E. फुल स्टॉप लगा के ऐसा लिख सकते हो, लिखो, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट सर हम तो समझ रहे थे ये फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वैसे तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द प्रोसेस और फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना और लिख लो उसमें, फुल स्टॉप लगा के, फुल स्टॉप लगा के इतना सा और लिख लो। देखो, the electrons coming out of the surface are called, the electrons coming out of the surface are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कुछ नहीं है, नाम रखा गया है उनका। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो फोटॉन्स की वजह से बाहर आए। ठीक है, तो उनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो क्वेश्चन में, थ्योरी में कई बार तुम्हें इस टाइप का वर्ड दिखेगा कहीं ना कहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ जाना। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है?
कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स की वजह से बाहर आ गए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो ये सब तो लिख ही लिया होगा तुमने। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज इसके अंदर जो है, बस ये आखिरी चीज है, ऑल ये थोड़ी बड़ी चीज है। बड़ी इन द सेंस थ्योरेटिकल ज्यादा है, और बस समझना है अपन को। एक बार अपन समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और मैं समझा दूंगा, समझ में आ ही जाएगा। कूलिज ट्यूब देखा था ना, कूलिज ट्यूब समझ में आया था ना, उससे आसान है। कूलिज ट्यूब से आसान है। कूलिज ट्यूब में तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा सेटअप था, उसमें दो बैटरी थी, इसमें तो बैटरी भी एक ही है। चलो देखो, यहां पर मैंने लगाई है एक प्लेट। प्लेट काय के लिए लगाई है? मेटेलिक प्लेट के बिना कैसे काम चलेगा, तुम खुद बताओ। इस प्लेट का नाम है ई। बहुत ही गलत काम है सर ये। ई तो अपन ऑलरेडी एनर्जी का नाम रख चुके हैं, ठीक है, तो मत रखो ई नाम। इसका नाम रख लो एमिटर। पूरा पूरा लिखना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है। इस प्लेट का नाम है एमिटर, ठीक है। अब क्या करा जा रहा है, गौर से देखते जाओ। अच्छा, थोड़ा सा दूर लिख दूं एमिटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे आसपास कुछ बनाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो इसका नाम एमिटर, ठीक है। बाद में सोचेंगे कि कहाँ बनाना है चीजें, ठीक है। अब देखो, इस प्लेट का नाम एमिटर प्लेट है, और मैंने इसके ऊपर गिराई लाइट। मैंने इसके ऊपर गिराई लाइट, चलो नीले कलर से लाइट गिरा देते हैं। मैंने इसके ऊपर गिराई लाइट, तो ये आ रही है लाइट यहां से, ठीक है। मैंने इसके ऊपर गिरा दी लाइट। अब क्या हुआ, अब अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी, ई एनर्जी के फोटॉन्स अगर इसके ऊपर गिरेंगे, ई एनर्जी के फोटॉन्स, और फाई अगर इसका हुआ वर्क फंक्शन, तो बाहर आएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। किधर आएंगे बाहर, किस डायरेक्शन में जाएंगे, जैसा मैं बना रहा था ना, रैंडम डायरेक्शन में बाहर जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैं बना रहा हूं जो सीधा बाहर आया, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो थोड़ा ऐसा गया, थोड़ा टेढ़ा। एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो थोड़ा कम टेढ़ा गया, देखते जाना। एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा गया। एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो थोड़ा सा कम टेढ़ा गया, ठीक है। ये थोड़ा सा और ज्यादा आउट कर लेते हैं अपन, मतलब बहुत ही आउट है, ठीक है। पांच इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाले, बट एक्चुअली कितने निकलेंगे, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिलियंस तो बहुत ही कम बोल दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा। 10 to the power 20 के टर्म्स में ये सब चीजें होती है। तो 10 to the power 20, 10 to the power 25 नंबर्स में ये फोटॉन्स गिर रहे होंगे, और उसी के रेंज में नियरली या उससे थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। सर ऐसा क्यों, जितने फोटॉन्स गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहिए ना? नहीं, जरूरी नहीं है ना। कुछ रिफ्लेक्ट भी तो हो सकते हैं फोटॉन्स, कुछ एब्जॉर्ब हो सकते हैं फोटॉन्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने ही खाए हों, ठीक है। तो जनरली ऐसा बोलते हैं 1% एफिशिएंसी होती है। 1% एफिशिएंसी भी बहुत है। अगर 10 to the power 25 गिरा रहे हैं और 1% एफिशिएंसी भी है ना, तो 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पांच बनाए हैं, क्यों, समझने के लिए पांच काफी है, ठीक है, पूरी कहानी। अब तुमने इस प्लेट पे लाइट गिराई, लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब खत्म ये वाली काम, कहानी नहीं खत्म, नहीं, चलो अभी तो स्टार्ट हुई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो हमारा मन है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का, इनको समझने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। इस टाइप पे कुछ स्टडी कंडक्ट करने का मन है मेरा, कि अगर मैं लाइट को भी मेजर करने लगूं कि कितनी लाइट गिरा रहा हूं, और मैं ये भी मेजर करने लगूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को बनाने का तरीका है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, जो हम बना रहे हैं यहां पर, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। ये चीज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अभी तक तो क्या हम लोग से समझ रहे थे, बट अब हम लोग यहां पर मेजर करना चाह रहे हैं। तो मेजर करने के लिए लाइट जरूर गिरा ली, लाइट गिरा ली, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब मेजर कैसे करें, अब मेजर कैसे करें? तो सबसे पहली परेशानी जो देखी गई है वो ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब रास्ते में बहुत सारे एटम्स पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि एयर है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक मेटल प्लेट रख दी, उस पर लाइट गिरा दी, लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, एयर के साथ रिएक्ट कर गए। एयर के साथ रिएक्ट कर गए, तो समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो सबसे पहली चीज क्या करी जाती है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए सबसे पहली चीज ये करी जाती है कि हम यहां पर बना देते हैं एक वैक्यूम चैम्बर, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कूलिज ट्यूब में था।
लगता है थोड़ा टेढ़ा वैक्यूम चैम्बर हो, बट काम चला लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बना रहे हैं वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर हमने यहां पर बना दिया। हाँ, वैक्यूम चैम्बर में यहां पर एक खिड़की जरूर बनाना पड़ेगी तुम्हें, ताकि तुम इसमें से लाइट घुसा दो। यहां पर एक ओपनिंग जरूर छोड़ना पड़ेगी। सर ओपनिंग छोड़ेंगे तो वैक्यूम खत्म नहीं हो जाएगा। अरे इसीलिए ओपनिंग बना रहे हैं। खींचोगे कहां से इंजेक्शन लगा के वैक्यूम? वैक्यूम बनाना है ना, एयर खींचना पड़ेगी ना उसके लिए। बट हमें क्या करना है यार, उन सबसे छोड़ो ना, जरूरत नहीं है। यहां पर ट्रांसपेरेंट होगा, मान लिया ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट की वजह से लाइट अंदर आ रही होगी, नहीं तो लाइट कैसे अंदर आएगी? कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट छोड़ना पड़ेगा। पूरा ट्रांसपेरेंट बना दो तो बहुत बढ़िया, अपन क्या दिक्कत है। ठीक है, बट लेकिन लाइट कोई और मत गिराना, क्योंकि हम लोग बहुत मेजरेबल लाइट डालना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कहीं और से लाइट नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही लाइट गिरना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये याद रखना कि यहाँ पर अपन ने कहीं ना कहीं होल किया होगा, यहाँ कहीं, जिससे अपन ने वैक्यूम बनाई होगी। तो कई बार बुक्स में जो डायग्राम देखोगे उसके अंदर एक होल भी दिखाया होगा ऐसा, और बोला होगा टू वैक्यूम। कुछ नहीं है यार, पाइप पाइप लगा के रखा है ताकि वैक्यूम बना ले। बट हमें क्या करना, बन गया वैक्यूम, वैक्यूम बन गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैक्यूम बन चुका है अंदर। ठीक है, अब जब ये वैक्यूम बन गया, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को नापना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। और इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने का पता है क्या होता है? बता, सोचो। अमीटर लगा दो। अमीटर लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन्स मेजर कर देगा। बट सर अमीटर के लिए तो सर्किट क्लोज करना पड़ता है, तो कर रहे हैं ना, सर्किट क्लोज कर रहे हैं। लो सर्किट क्लोज, देखते जाना, सर्किट क्लोज। ठीक है, सर्किट क्लोज, सर्किट क्लोज। चलिए, लेकिन ये सर्किट क्लोज थोड़ी हुआ। क्या ये सर्किट क्लोज है? क्या ये सर्किट क्लोज है? सर यहां से यहां तक ही तो है, पूरा क्लोज कैसे है? क्लोज है, गौर से देखो। ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे ना, पहुंचेंगे ना यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं ये सब यहां पहुंचेंगे? सब नहीं पहुंचेंगे। समझते जाना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। तो मैं समझा रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे बना होगा, तो मैं खुद ही समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सर्किट क्लोज किया ताकि मैं अमीटर कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि अमीटर बहुत अच्छे से मेजर करके बता देगा मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऐसा करंट जो मेजर करके बता देगा जरा में मुझे अमीटर। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो अमीटर है वो आराम से करंट मेजर करके बता देगा, और करंट तुम्हें बता देगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो अगर तुम्हें मिल गया कहीं से, मान लो मैंने बोल दिया, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो तुम्हें मिल गया 1.6 एम्पियर करंट, तो चार्ज पर सेकंड 1.6 एम्पियर है, और चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। सीधा आंसर आ गया तुम्हारे पास कि 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 1.6 एम्पियर करंट है तो। समझ में आया? ठीक है, सुनो, नहीं भी आया कोई बात नहीं, देखो वापस। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बोल दिया कि मैंने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई है। यहां पर मैंने एक वायर लगाया, अमीटर लगाया, और इस वायर को ले जाके यहां पर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर मैंने दूसरी प्लेट लगा दी। अब इस दूसरी प्लेट का काम है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। इसलिए इस दूसरी प्लेट का नाम होता है कलेक्टर। इस दूसरी प्लेट का नाम है कलेक्टर, क्योंकि इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। अब देखो तरीका बड़ा सिंपल सा है, तुम मेजर करो कितनी लाइट तुम गिरा रहे हो। तो मेजर करो कि कितनी लाइट तुम गिरा रहे हो। जितनी भी लाइट तुम इसके ऊपर गिरा रहे होगे, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे होंगे वो सब यहां पहुंच रहे होंगे। नहीं, वही तो परेशानी है ना सर, दो इलेक्ट्रॉन मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ये भी कहीं दूर जा रहा है, ये भी कहीं दूर से निकल रहा है, और ये तो बहुत ही दूर से निकल रहा है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं पहुंचेंगे। तो हम यहां से लेकिन ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे। तुम्हें ये तो दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे। तो गौर से देखना एक चीज, गौर से देखना एक चीज। मुझे क्या ऑब्जर्वेशन लेना है, मैं एक ऑब्जर्वेशन लेके बता रहा हूं तुम्हें। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा इसी सर्किट में, ये जो नीली लाइट है ये लाइट ऑफ कर दूं, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, तो मुझे पता है कि लाइट जब नहीं गिरेगी, फोटॉन जब नहीं गिरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो इस सर्किट में अमीटर कितना रीड करके बताएगा? जीरो करंट रीड करके बताएगा। तो लाइट ऑफ में जीरो करंट होगा। लेकिन लाइट ऑन कर दी, अब मैंने लाइट ऑन कर दी और मैंने मेजर करने की कोशिश करी करंट कितना होगा, बताओ। एक ग्राफ बनाऊंगा, तुम सोचो अभी सिंपल सा। जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा, बहुत सारे, अभी तो मैंने 5 दिखाए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन तो जरूर ऐसे होंगे जो एकदम इस पे जाके टकरा जाएंगे। जैसे अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस पे आके टकरा रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस पे आके टकरा रहे हैं पांच में से। तो ऐसे ही तुम्हारे पास जो बिलियंस और ट्रिलियंस और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर आके कलेक्टर प्लेट पे आके टकराएंगे। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके कलेक्टर प्लेट पे टकराएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट ऑन करने से करंट आ गया। लाइट ऑन करने से करंट आ गया। ऑल्दो इस सर्किट में बैटरी है क्या? नहीं है। मतलब बैटरी पोटेंशियल को अगर मैं जीरो बोल दूं, मैं बोलूं कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आई वर्सेस वी, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आई वर्सेस वी, तो मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि इवन इफ द बैटरी पोटेंशियल इज जीरो, इस सर्किट के अंदर अमीटर कोई करंट रीड करके बता रहा है, तो ये एक वैल्यू मार्क करी मैंने। ये देखो, ये ग्राफ रीड करना आता है ना, ग्राफ रीड करो क्या बता रहा है, ग्राफ रीड करो तो ये बता रहा है कि बैटरी पोटेंशियल अगर वी, मैंने बोल दिया वी इज द बैटरी पोटेंशियल। और क्लियर कर देता हूं, वी इज द कलेक्टर पोटेंशियल माइनस एमिटर पोटेंशियल। वी इज कलेक्टर पोटेंशियल माइनस एमिटर पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी अभी ये सिंपल सोचो, कलेक्टर नहीं, सॉरी, कलेक्टर और एमिटर दोनों आपस में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बीच में इनके? जीरो। बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के बाद भी देयर इज सम करंट, तो हम लोग यहां पर ग्राफ में आई की वैल्यू यहां पर मार्क कर रहे हैं। ठीक है। बट सर हम ये थोड़ी चाह रहे थे, चलो मार्क तो कर दिया, लेकिन चाह क्या रहे थे अब मुझे बताओ। सर हम तो ये चाह रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये मेजर हो जाए किसी तरह, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये मेजर हो जाए किसी तरह। क्या करा जाए? अब मैं बताता हूं क्या किया जाए। अगर तुम चाहते हो ये निकालना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले, तो एक बैटरी लगाओ यहां ऑफ वेरी हाई ईएमएफ, वेरी हाई ईएमएफ। एक बैटरी लगाओ यहां पर हाई ईएमएफ की, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ। अगर तुमने यहां एक बैटरी लगाई, इधर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो नेगेटिव पोटेंशियल किसको मिल गया? इसको। पॉजिटिव पोटेंशियल किसको मिल गया? इसको। इसको अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया, सोचना, इसको अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया है, तो अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ओवरऑल होगा क्या? यहां पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब हम इसको बहुत ही हाई पोटेंशियल का कर देंगे, कितना हाई? बहुत हाई। कितना हाई कर दो? इतना हाई कर दो कि ये तो सीधा आ ही रहा था, ये भी आ रहा था, या इसको एक काम करते हैं, इसको अपन कोने पे टच कराते हैं जैसा अपन बना रहे हैं। ठीक है। ये वाला जो है ना, अब ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था पहले वाला। तो पहले तो नॉर्मल पाथ बना देता हूं मैं सबका, कि पहले ये सब ऐसी डायरेक्शंस में जाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा? जब तुमने इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दिया, ये सब अपने रास्ते से घूमने लगेंगे, ये सब अपने रास्ते से घूमने लगेंगे, ये सब अपने रास्ते से घूम के इसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगेंगे। सर कोशिश कर रहे हैं ना, पहुंच थोड़ी रहे। हाँ ठीक है, नहीं पहुंच रहे होंगे, मान लो नहीं पहुंच रहे, तो और बढ़ाओ। सर अभी भी नहीं पहुंच, और बढ़ाओ। अभी भी नहीं पहुंच, और बढ़ाओ। कभी तो पहुंचेंगे, कभी तो ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं वो पूरे अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ घुस जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं सबके सब अट्रैक्ट होंगे और सीधा कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएंगे। तो सबके सब अट्रैक्ट होकर अगर कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने अचीव कर लिया, मैंने अचीव कर लिया एक ऐसा पोटेंशियल, या पोटेंशियल छोड़ो, मैंने एक ऐसा वो कह लो कंडीशन अचीव कर लिया है जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकल रहे हैं वो सबके सब कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकल रहे हैं वो सबके सब कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ग्राफ में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह अचीव करने के लिए मुझे पोटेंशियल बहुत ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल पे मुझे मिल गया ऐसा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट इस पॉइंट पे अब मुझे मिलेगा क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट मिल गया कि सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट में निकाले, सबके सब पहुंचे कलेक्टर प्लेट पे। ठीक है। मान लो मैंने रैंडमली एक बहुत बड़ी बैटरी लाके रख दी थी यहां पे, बहुत बड़ी बैटरी यहां पर लाके रख दी थी, और मुझे ये चीज दिख गई कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंच रहे हैं। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि सारे पहुंच रहे हैं? ऐसे पता लगेगा, तुम बैटरी पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ। तुमने जो भी बैटरी लाके रखी है ना, बैटरी पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाओ। अगर बैटरी पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाने से करंट ना बढ़े, बैटरी पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाने से करंट ना बढ़े, तो तुम समझ जाओगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ना, मतलब सबके सब पहुंचने लगे थे।
क्योंकि तुम बैटरी पोटेंशियल फर्दर बढ़ा रहे हो और करंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा ही नहीं है जो और अट्रैक्ट करना बाकी है। यानी कि अगर हमने एक हम रैंडमली आए एक दिन और हमने बहुत बड़ी बैटरी लगा दी, बहुत बड़ी बैटरी लगाई और हमें अच्छा खासा बहुत सारा करंट मिल गया। अब मैं कंफ्यूज हुआ, यार मैंने इतनी बड़ी बैटरी लगाई है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका, सिंपल सा ये है, बैटरी पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ाओ। मैंने बैटरी पोटेंशियल बढ़ाया और मुझे फील हुआ कि अरे यार ये तो करंट चेंज ही नहीं हो रहा। कितना भी बैटरी पोटेंशियल बढ़ा लूं अब मैं, करंट चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट से निकल रहे थे वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब थोड़ा सा बैटरी पोटेंशियल में कम करता हूं। मैंने बैटरी पोटेंशियल कम किया, अभी भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बैटरी लगा दी थी लाके, इतने बड़ी की जरूरत ही नहीं थी। पूरे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने के लिए उतनी बड़ी बैटरी की जरूरत ही नहीं, तुमने तो रैंडमली आके लगा दी थी कोई बैटरी। तो बहुत बड़ी बैटरी लगा दी थी, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने की उतनी बड़ी बैटरी की जरूरत ही नहीं थी। तुम अभी कम कर सकते हो और कम कर सकते हो और कम कर सकते हो। तुमने कम किया एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, और उसके बाद तुमने नोटिस किया कि अब मैं पोटेंशियल कम कर रहा हूं ना, तो करंट कम हो रहा है। अब मैं पोटेंशियल कम कर रहा हूं तो करंट कम हो रहा है। पता है ये तुम्हें क्या डिनोट कर रहा है? ये कम होना क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे तुम बैटरी पोटेंशियल कम कर रहे हो, करंट कम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स थे जो बहुत ही आउट जा रहे थे ना, वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तुमने बैटरी पोटेंशियल कम कर दिया ना, इसको पॉजिटिविटी कम कर दी ना, इसकी इसकी नेगेटिविटी कम कर दी, इसकी पॉजिटिविटी कम कर दी, अट्रैक्शन कम कर दिया। अट्रैक्शन कम कर दिया मतलब अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आउट जा रहे थे अब वो नहीं पहुंच पा रहे। अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं कहीं और। ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाए। तो इसलिए क्या हुआ, ये पहुंच नहीं पाए कलेक्टर प्लेट तक, और अगर ये कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहे तो करंट कम होता हुआ दिख रहा है तुम्हें। अब तुमने और बैटरी पोटेंशियल कम किया ना, तो ये भी गायब हो जाएगा। ये भी मतलब कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके बाद अगला आउट यही था, है ना। तुमने और बैटरी पोटेंशियल कम किया तो ये भी आउट हो जाएगा। और ये दोनों तो जीरो पोटेंशियल पे पहुंच रहे थे ना, मतलब अगर तुम बैटरी पोटेंशियल कम करते गए और करते करते जीरो तक पहुंचा दिया तुमने बैटरी पोटेंशियल, तो करंट जो है ना वो कम होते होते यहां पहुंच जाएगा। ये करंट कम होते होते यहां पहुंच जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। समझ में आया? समझ में आया यहां तक क्या करा? कि हमने बैटरी पोटेंशियल कम करा 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 करा, हमने बैटरी पोटेंशियल कम करते करते कहां तक पहुंचा दिया? बैटरी पोटेंशियल को जीरो तक पहुंचा दिया। जब हमने बैटरी पोटेंशियल जीरो पहुंचा दिया तो हमें ऑलरेडी पता है कि चलो ठीक है, ये नहीं पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा, ये भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये दोनों तो अभी भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो अभी भी पहुंच रहे हैं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरी पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या है। फिर फिर तुमने बोला कि अब मैं चाहता हूं कि करंट जीरो हो जाए। तुमने सोचा, तुम चाहते हो करंट जीरो हो जाए, क्योंकि हमने कितनी चीजें कर ली। बैटरी पोटेंशियल जीरो कर लिया, बढ़ा के देख लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा के देख लिया, सब करके देख लिया, करंट जीरो नहीं मिल रहा है। अमीटर जीरो कब रीड करेगा? तुम्हारा मन ये करा पूछने का, पता करने का कि ये अमीटर जीरो कब रीड करेगा। तो तुम्हें वो निकालने का मन था कि अमीटर जीरो रीड करे। अच्छा, वीसी माइनस वी का मतलब मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, ये एमिटर है, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। बट सर एनर्जी भी तो ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। तुम याद रखना, प्लेट की बात करी जाए और अगर ई लिखा जाए तो प्लेट, एमिटर प्लेट की बात होगी। एनर्जी में ई लिखा जाए तो फिर फोटोन की एनर्जी की बात होगी। ठीक है, चलो, तो एमिटर प्लेट ई है और कलेक्टर अपन का सी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वापस आओ। अब देखो, अब हमारा मन है कि हम चाहते हैं कि करंट जीरो हो जाए। तो करंट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इधर गौर से देखो, करंट जीरो करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। एक्सपेरिमेंट में हो ये रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे हैं, हमने बैटरी पोटेंशियल जीरो कर दिया, फिर भी दो इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? ये दो इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, यही चाहते हो ना। तो दो इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे उसके लिए क्या करो? ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा आ रहा है, तुम चाहते हो ये ना पहुंचे। ना पहुंचे तो क्या करना चाहिए अपन को? ना पहुंचे तो सोचो कि पॉजिटिव अगर पोटेंशियल था तो इसने दूर दूर वालों को अट्रैक्ट कर लिया था। तो अगर तुम इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दोगे, नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दोगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इधर पहुंच रहा है एकदम कोने पे, ये इससे रिपल्शन फील करेगा।
ये इससे रिपल्शन फील करेगा तो आएगा 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 और अपना बेंड कर लेगा पाथ दूर, और ये निकल जाएगा, पास नहीं आएगा इसके। क्योंकि तुमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिया है, तो ये जो है ये ऐसा बेंड होके कहीं और चला जाएगा, ये कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंचेगा। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, एक इलेक्ट्रॉन को तो अपन ने दस्ते से रिपेल कर दिया है, ये वाले को। इस इलेक्ट्रॉन को तो हमने रिपेल कर दिया है। कैसे रिपेल किया? मेहनत करके। कैसे रिपेल किया कि हमने कलेक्टर को लोअर पोटेंशियल पे रखा एमिटर से, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा। कलेक्टर इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर, मतलब वीसी माइनस वी क्या हो गया? नेगेटिव। उसके लिए करना क्या पड़ेगा पता है? असली में क्या करना पड़ेगा? असली में तुम्हें बैटरी उल्टी लगाना पड़ेगी। असली में तुम्हें बैटरी उल्टी लगाना पड़ेगी। बैटरी उल्टी लगाओगे तो अब ये पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव हो गया है। लेकिन हम नहीं बना रहे बैटरी उल्टी, क्योंकि हम बार बार डायग्राम थोड़ी चेंज करते रहेंगे। दो डायग्राम नहीं बनाने का मन है, इसलिए डायग्राम एक ही बनाने का मन है, इसलिए एक ही बैटरी बना रहे हैं। और ऐसा बोल दे रहे हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल की बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज की बैटरी है, नेगेटिव ईएमएफ की बैटरी। उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक है? या इसको अपन लोग ग्राफ में देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वीसी माइनस वी जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि कलेक्टर इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। ठीक है? तो हमने क्या अचीव कर लिया? हमने बोला कि हमने थोड़ा सा बैटरी पोटेंशियल को नेगेटिव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, मतलब करंट थोड़ा और डिक्रीज हो गया। मतलब अगर मैं बैटरी पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो करंट फर्दर डिक्रीज होगा, करंट फर्दर डिक्रीज होगा, करंट फर्दर डिक्रीज होते होते जीरो भी अचीव होगा इसका मतलब। तो जीरो अचीव तो होगा। अब अचीव करने के लिए तरीका हमें यह समझ में आ गया है। इसको ग्राफ में हम लोग कैसे जज कर रहे हैं वो बाद में देखते हैं। अभी हमें तरीका यह समझ में आ गया है कि अगर तुम चाहते हो करंट जीरो हो जाए, अगर तुम चाहते हो करंट जीरो हो जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बैटरी उल्टी लगानी पड़ेगी। पहली चीज तो बैटरी उल्टी लगा के पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। बैटरी उल्टी लगा के पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा अनटिल अनटिल ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चलो इसको तो रिपेल कर चुके थे, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तक पहुंचना बंद कर दे। अनटिल ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक पहुंचना बंद कर दे, तुम्हें तब तक बैटरी पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है ना, रिपेल करना है ना, रिपेल करा जा सकता है। अच्छा, मैंने क्या करा? मैंने इसको रिपेल करना स्टार्ट किया। ठीक है? मैंने इधर पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया ताकि ये रिपेल हो जाए। और ये क्या करे? ये ऐसा आ रहा था, ये ऐसे बेंड होकर उस तरफ चला जाए या बेंड होकर इस तरफ चला जाए। लेकिन हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या आई पता है? प्रॉब्लम ये आई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो इस तरफ आ रहे थे, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया भी है, जो इस तरफ आ रहे थे, और जो रिपल्शन हम दे रहे थे वो एग्जैक्टली अपोजिट दे रहे थे। क्या ये अपना पाथ बेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ये अपना पाथ बेंड? क्योंकि तुम जो फोर्स लगा रहे हो वेलोसिटी के एकदम अपोजिट है। तुम इधर फोर्स लगा रहे हो बाय कीपिंग अ नेगेटिव कलेक्टर पोटेंशियल, तुम इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस तरफ है, तो तुम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसे एक्सेलरेशन दे रहे हो, यानी कि तुम उसको एक्चुअली रिटार्डेशन दे रहे हो। रिटार्डेशन दे रहे हो, लेकिन ऊपर और नीचे कोई फोर्सेस नहीं दे रहे हो, तो उसकी स्पीड कम हो सकती है। उसकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन वो डेविएट नहीं कर सकता अपने पाथ से। यानी कि अगर तुम्हें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को रोकना है जो सीधा चला है, जो कहीं डेविएट थोड़ा भी टेढ़ा आड़ा नहीं हुआ, जो एकदम सीधा चला है, जो एकदम सीधा चला है वो बिल्कुल सीधा ही आएगा, वो बिल्कुल सीधा ही आएगा। उसको रोकने का या उसको अपन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको असली में रोक दो। उसको डेविएट नहीं करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि उसको डेविएट करा और कहीं और भेज दिया, नहीं। उसकी वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगी हमें, तभी जाके वो रुक सकता है, तभी जाके वो रुक सकता है कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से। तो हमें सिंपल चीज समझ में आ गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एकदम सीधे चले हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एकदम सीधे चले हैं, उनका क्या करना पड़ेगा? उनको तो रोकना ही पड़ेगा। उनको रोकना पड़ेगा, लिटरली रोकना पड़ेगा। उनका तो बिल्कुल स्पीड जीरो हो जाना चाहिए। जब उनका स्पीड जीरो होगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, उनका करंट भी फ्लो करना बंद हो जाएगा। उनकी वजह से भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि सारा करंट बंद हो जाए, तुमने क्या करा? करंट पूरा बंद हो जाए, तो तुम्हें एक ऐसा बैटरी पोटेंशियल देना पड़ेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंचने से पहले रुक जाए। समझ में आई बात? अब तुम एक चीज देखो, मैं एक चीज बताऊं। एक इलेक्ट्रॉन है, एमिटर प्लेट से स्टार्ट करता है, कलेक्टर प्लेट तक जाता है। मुझे बताओ उसका इनिशियल पोटेंशियल क्या है? सिंपल चीज है, वीई। अगर इस प्लेट का पोटेंशियल वीई है तो उसका इनिशियल पोटेंशियल है वीई। उसका फाइनल पोटेंशियल क्या है? उसका फाइनल पोटेंशियल है वीसी। ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय Q इंटू डेल्टा वी। मैं पूरा कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो लिखो माइनस ई। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? वीसी माइनस वी, यही हुआ। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखते जाना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें पता लग गया है तो तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो बाय यूजिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। ये कैसे पता? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर पर वो तो तब लगता था जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते थे, और यहां पर तो कलेक्टर प्लेट फोर्स लगा रहा है। अरे वो तो इंटरनल फोर्स है ना। हाँ हाँ इंटरनल है। कैसे इंटरनल है? कैसे इंटरनल है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? डिपेंड करता है तुमने सिस्टम किसको माना है। तो सर हम सिस्टम डिफाइन करें हम बैठ के? नहीं। तुमने पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखी है? ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखी है? पोटेंशियल एनर्जी तुमने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड या उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लिखी है ना, जिसकी वजह से तुम फोर्स कैलकुलेट कर रहा। जब भी तुम किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हो मतलब वो सिस्टम का पार्ट है। जब भी तुम किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हो मतलब वो सिस्टम का पार्ट है। अब तुम्हें एक्सटर्नल नहीं मानना है उसको, तो क्योंकि हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख लिया है मतलब वो सिस्टम का पार्ट मान लिया है। यानी कि अब मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह वो डाल सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। और तुम्हें भी पता उसके अलावा तो कोई और फोर्स नहीं आ रहा है, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं आ रहा है। तो डेल्टा के आ गया माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू इतना था तो डेल्टा के आ गया। डेल्टा के का आंसर आ गया ई इंटू वीसी माइनस वी, ई इंटू वीसी माइनस वी। अब डेल्टा के मतलब क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलो लिखते तो हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वीसी माइनस वी। अच्छा बताए वीसी माइनस वी क्या है? जब तुम चाहते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएं तो वीसी माइनस वी तुम्हारा ये एक्सिस था, तो ये वैल्यू डिनोट कर रहा होगा माइनस ऑफ समथिंग वी वैल्यू, तो इसको माइनस वीएस नाम दिया। माइनस वीएस नाम दिया। पहली चीज तो यह कि नेगेटिव पे फोकस करना है। अभी वेरिएबल पे फोकस मत करो कि इसका नामकरण कैसे किया गया है, ठीक है। नामकरण पे मत जाओ। तुम्हें यह तो समझ में आ गया ना कि हमने इसका नेगेटिव पे रखना चाहिए इसका नाम। तो माइनस वीएस वेयर वीएस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं पॉजिटिव नंबर, वेयर वीएस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो माइनस वीएस हमने इसका नाम रख दिया। तो वीसी माइनस वी की वैल्यू कितनी है? माइनस वीएस। वीसी माइनस वी अगर माइनस वीएस होगा तब जाके सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, तब जाके सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। तो मैं वीसी माइनस वी को तो माइनस वीएस डालूंगा यहां पे। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सर ये कब डिसाइड हुआ? अभी डिसाइड तो करा था हमने। डिसाइड किया था कि इसको रोकना है, इसको रोकना है। कहां पहुंचने से पहले रोकना है? कलेक्टर तक पहुंचने से पहले रोकना है। मतलब इस पॉइंट पे रोक देना है, एकदम इस पॉइंट पे बिल्कुल पहुंचा और रोक दिया, बिल्कुल पहुंचने वाला ही था और रोक दिया। मतलब नियरली कलेक्टर तक पहुंचा दिया, नियरली कलेक्टर तक पहुंचा के इसको रोक दिया है। इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वीसी माइनस वी डाल दिया। ऑल्दो कलेक्टर तक पहुंचा नहीं है, नियरली पहुंचा है, पर ठीक है वीसी माइनस वी को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रॉन के लिए वीसी माइनस वी ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस वीसी माइनस वी लेके मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इस इलेक्ट्रॉन की? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इस इलेक्ट्रॉन की? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था? ये वो इलेक्ट्रॉन था जो एकदम सीधा चला था, और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसको हमें रोकना था। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हमें रोकना है। बाकी सब रुक चुके हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रहा होगा? जो सबसे तेज चला होगा, जो सीधा चला होगा और सबसे तेज चला होगा। और सबसे तेज चलने वाले काइनेटिक एनर्जी होती थी के मैक्स, ई इंटू माइनस वीएस। जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज यहां से स्टार्ट करता था उसकी एनर्जी होती थी के मैक्स। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा के मैक्स, और यहां से मेरे पास आ गया देखना माइनस के मैक्स इक्वल टू माइनस ईवीएस। तो के मैक्स इज कमिंग टू बी इक्वल टू ईवीएस। के मैक्स इज कमिंग टू बी इक्वल टू ईवीएस। या हम एक्चुअली यहां से वीएस निकालना चाहते थे, बट हम फॉर्मूला इस टर्म्स में याद रखेंगे। बट एक्चुअली हम वीएस निकालना चाहते थे, तो वीएस की वैल्यू आ गई देखो के मैक्स अपॉन ई। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें। मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला एक ऐसे मेटल पे जिसका वर्क फंक्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरा हो गया एनर्जी, ये हो गया मेरा फाई।
तो मुझे बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने से इलेक्ट्रॉन्स चले होंगे? वो है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड कितना है? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कौन सा नाम आ गया? वीएस का मतलब ही वही है। एस यहां पर लिखा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने निकाल लिया। वो कितना होगा इस केस में? 7 वोल्ट। अगर तुम उल्टी बैटरी लगा के 7 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, वीएस की वैल्यू 7 मतलब ये -7 है। -7 मतलब कलेक्टर पोटेंशियल माइनस एमिटर पोटेंशियल इज -7, यानी कि कलेक्टर कम पोटेंशियल पे है बाय 7 वोल्ट एज कंपेयर टू एमिटर। ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ गया हो कि मैंने क्या क्या यहां पर कर दिया है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो तुम लोग को। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और तुम लोग को बताऊं मैं इसी डायग्राम में, इसी ग्राफ में। ये तो हो गया अपन का स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसका नाम भी अपन लोग लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका नाम है Vc माइनस वी, ये ग्राफ था, और दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो, अब देखो एक और चीज। ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये कौन सा करंट था? ये वो करंट था, ये वो करंट था कि जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिटर से निकल के कलेक्टर तक पहुंच रहे थे, यानी कि ये मैक्सिमम करंट पॉसिबल था। इसको नाम दिया जाता है आई एस। क्यों? करंट स्टॉपिंग नहीं, आई सैचुरेशन। आई एस का मतलब होता है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी चीज बाकी है जो तुम्हें शायद ना समझ में आई हो। तुम्हें हर चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये जो बैटरी है, इस बैटरी को ही हम बोलते हैं Vc माइनस वी। ठीक है, ये बैटरी है Vc माइनस वी की। अब नेगेटिव में चली जाएगी तो तुम खुद ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। तो ये हमारा बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज बैटरी पोटेंशियल। बाकी तो मैंने पूरी तरीके से तुम लोग को समझा दिया है इसके अंदर जो कुछ भी था। फिर भी अगर कोई चीज ऐसी है जो रह गई है, जो तुम्हें क्लियर नहीं हुई हो, तो प्लीज डाउट्स में पूछो। और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या? इस चीज को एक बार रिपीट करता हूं, हो सकता है कुछ चीजें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बस रिपीट कर रहा हूं लास्ट बार। मैंने यहां पर यह बोला कि यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी से निकलते थे, याद है? कोई काइनेटिक एनर्जी कम से निकलता था, कोई ज्यादा से निकलता था, डिपेंडिंग ऑन कितने कोलिजन करे एटम से, लेकिन मैक्सिमम कितने काइनेटिक एनर्जी से निकल सकता था वो हमें निकालना आता था। तो यहां से मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो उतनी काइनेटिक एनर्जी से निकला है मैक्सिमम वाली। अगर वो मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी से निकला है तो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले उसको रोकने का मन है हमारा। कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले उसको रोकने का मन है हमारा। तो हमें यह पता है कि अगर वो यहां से यहां तक आएगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में पता है कितना चेंज होगा? पोटेंशियल का चेंज इनटू चार्ज। पोटेंशियल का चेंज कितना है? वीई इनिशियल पोटेंशियल है, वीसी फाइनल पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का चेंज है वीसी माइनस वी, और चार्ज है माइनस ई। तो यह बता रहा है उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बता दिया, यह बता रहा है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम चाहते हो ये रुक जाए, यानी कि तुम चाहते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, और हम कंसिडर कर रहे थे ये वो इलेक्ट्रॉन है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया है। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि के इनिशियल को के ही मैक्स डाल दो, और Vc माइनस वी को क्या डालें? Vc माइनस वी को माइनस वीएस डाल दो, क्योंकि इस एक्सिस पे ये Vc माइनस वी था, और हम ऐसा पोटेंशियल ढूंढ रहे थे जहां पर करंट रुक जाए। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था, क्योंकि ये जीरो से पीछे था, इसको हमने नाम दिया था माइनस वीएस। यानी कि Vc माइनस वी की माइनस वीएस वैल्यू पे पूरा करंट रुक जाता है, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज इट कैन स्टॉप ऑल द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है। तो यहां Vc माइनस वी को माइनस वीएस डाला, माइनस माइनस कटा, के ई मैक्स इक्वल टू ईवीएस आ गया। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ऑल्दो हम यहां वीएस की वैल्यू निकाल रहे थे, तो वीएस इज के ई मैक्स अपॉन ई।
के ई मैक्स अगर तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एग्जांपल लिया तो वही लेता हूं, के ई मैक्स अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई करोगे, ई कटेगा, 7 वोल्ट आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये एक फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के ई मैक्स इक्वल टू ईवीएस। के ई मैक्स पता हो तो ईवीएस, वीएस निकाल लो, वीएस पता हो तो के ई मैक्स निकाल लो। ठीक है, तो अब इसके आगे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ अब इसी एक्सपेरिमेंट में जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा और जजमेंट करना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत और ग्राफ्स बनाना है कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, बस ग्राफ्स बनाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम उस चीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।